नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में इस समय जबरदस्त आक्रोश है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन होना था, जो अब बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया है। दरअसल हिंसा उस वक्त उग्र हो गई जब मुस्लिम संगठन की ओर से वक्फ कानून को लेकर विरोध किया जा रहा था और इस दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, जिसमें 10 से 15 पुलिसकर्मी घायल हुए और 3 की मौत की खबर भी सामने आई है। हालांकि आम लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में लगभग 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और तो और राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लगने के बाद भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिले में हिंसा भड़क गई। एक तरफ सरकार जहां उपद्रवियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी ने ममता सरकार पर मुद्दे को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है। मामला बस इतना ही नहीं है, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुलकर प्रदेश में वक्फ कानून को लागू न करने की बात कही है, जिस पर अब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और यह पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून का विरोध किया हो। इससे पहले ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर जमकर विरोध किया था। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक के जरिए आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर बंगाल में इस वक्त की क्या स्थिति है और ये पूरा बवाल कहां से हुआ, कहां से ये शुरू हुआ, कहां की तरफ चल पड़ा और अभी की क्या सिचुएशन वहां पर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून को लेकर हिंसा लगातार जारी है और मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, जो इस वक्त आपके सामने है। यानी वक्फ पर बवाल जल उठा बंगाल, लेकिन ममता सरकार अभी भी इस पर जो गंभीरता लेनी है वो नहीं ले पा रही है। हिंसा में 10 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर आई है। हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। हंगामे वाले इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। हालांकि थोड़ी सी स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है। देखिए हिंसा कैसे बढ़ी आपके सामने। नए वक्फ कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ अभियान एक जो है मुस्लिम संगठन की तरफ से शुरू किया गया। AIMPLB ने वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। जब यह कानून पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद इस पर अंतिम मोहर लगी राष्ट्रपति की, यह कानून बन गया। उसके बाद यह विरोध और विरोध की आग देखने को मिल रही है। अभियान को शांतिपूर्वक चलाने का आश्वासन था, यानी शांतिपूर्वक आश्वासन चलाने का आश्वासन दिया गया था कि आराम से यह अभियान चलाया जाएगा। नॉर्थ 24 परगना मालदा में हालात काबू से बाहर हो गए और उसके बाद हिंसा जो है वो भड़क गई और हिंसा इतनी भड़क गई कि वहां पर कई गाड़ियां जली, कई वाहन जले। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और सुती इलाकों में प्रदर्शन देखने को मिला। ये कुछ मुख्य इलाके थे जहां पर जोरदार प्रदर्शन इन मुस्लिम संगठनों की तरफ से किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर वाहन आग के हवाले कर दिए गए, सीधे आग के हवाले कर दिए गए, क्योंकि वो विरोध इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव किए गए और उसके बाद जवाब में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। अब दो अलग अलग पहलू इस सब के निकलकर सामने आ रहे। देखिए बीजेपी ने ममता को घेरा है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बड़ा बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर, और उन्होंने क्या कहा है वो आपको बता दें। हिंसा को लेकर सांसद ने यह बड़ा बयान दिया है। ये प्रवीण खंडेलवाल जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जिन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अराजकता को रोकने में असमर्थ नजर आ रही है। सरकार अराजकता को रोकने में अनिच्छुक नजर आ रही है। यानी सरकार की इच्छा नहीं है कि यह रोका जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है, यह उनका कहना है। सरकार कुछ नहीं कर रही, यह चिंताजनक विषय है। बंगाल के अंदर सरकार इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं कर रही। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठता है, क्योंकि इस तरह की कार्यशैली अगर होगी तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा, ये उन्होंने कहा है। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। ये सवाल पूछा है कि बढ़ावा दे रही है सरकार, खुद चाहती है कि इसमें बढ़ावा हो या इसका कोई राजनीतिक फायदा हो, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ही आज हम ढूंढेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं।
जो अपने अपने तर्क रखेंगे। और हम चाहते हैं कि आम लोगों तक वक्फ संशोधन बिल यानी जो कानून अब बन गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्थिति है या जो भी सिचुएशंस है वो सबके सामने आए। तो फिलहाल देखिए, डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, संदीप मिश्रा जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 3 खास मेहमान। सर बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद मोहम्मद शोएब जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने समय दिया। संदीप मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। मैं मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बंगाल में जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर जो अब कानून बन गया है, जो बिल पेश किया गया था, बिल पास हो गया है दोनों सदनों से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लग चुकी है और अब ये देश में कानून बन गया है। क्या वजह है कि अभी भी कुछ लोग इस कानून को समझने में, या जो संशोधन हुआ है, जो सरकार कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हित में इस कानून को इस बिल को संशोधन किया गया है, वक्फ बोर्ड को संशोधन किया गया है और कुछ ताकतें घटाई हैं, कुछ बढ़ाई हैं, कुछ इधर उधर की गई हैं, क्या ये अभी भी समझ नहीं आ रही है या फिर ये कुछ और मामला है? कैसे आप इस पूरे मामले को देखेंगे बंगाल में जो हो रहा है? सर आप सुन पा रहे हैं क्या? मोहम्मद शोएब जी आपका फोन सर अनम्यूट कर दीजिए। जी बोलिए बोलिए बोलिए। अब आई सर, आवाज आई सर? जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। ऐसा है जी देखिए सर, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड पे जाहिर सी बात है कि एक समुदाय का मामला था जो मंजरेआम पर आता गया। उसको लगा कि मुझे हिंदुस्तान में ठगा महसूस किया जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, और ये जो हिंसा हुई है इसके लिए मैं मुखालफत करता हूँ आपके चैनल से। मैं नहीं करता हूँ, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं या हिंदू जो लोग हैं, हिंसा का रास्ता अच्छी चीज नहीं होता है। मुल्क में संविधान है, संविधान के दायरे में हर इंसान को रहना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जब मुसलमान की कोई बात आती है तो मुसलमान को टारगेट कर लिया जाता है। जितने मसले सामने आए, आप देखिए हमारे वहाँ जो बुजुर्गों ने जो जमीनें दी थी वक्त के लिए, उतना काम ना हो पाया। ठीक है, गवर्नमेंट की नजर रही सर। देखिए मुकम्मल जी मुकम्मल हो जाए बात, बात काटेगी नहीं, दोबारा मौका ना दिएगा, काटेगा नहीं, मुकम्मल नहीं पाई बात, तो उसमें मौका दूंगा सर, अभी बहुत काम ना हो पाया। और जी और उस पर गवर्नमेंट ने नजर भी रखी। लेकिन जिस तरह एक समुदाय को लगता है हिंदुस्तान में कि मुझे ठगा महसूस किया जा रहा है, मेरी हर चीज छीनी जा रही है। अभी एक फेसबुक पे अभी मैंने जस्ट वीडियो देखा, लखनऊ का जामा मस्जिद देखा कि वहां पे हमारे भाई है, शिया भाई, अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। और जुमे के दिन सर होता क्या है, हमारे पास जुमे के दिन जो इस तरह चीजें होती हैं वहाँ टिकट नहीं लगता है। आप ताजमहल को देख लें जो दुनिया के 7 अजूबों में है, वहां भी फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन टिकट नहीं लगता है। लेकिन अभी उनका वीडियो मैंने देखा लखनऊ का उसका, कि अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं और वहां पे टिकट वाले ने कहा कि नहीं टिकट लगेगा, बट टिकट नहीं जा पाओगे और जुमे की नमाज ही नहीं पढ़ पाओगे। जबकि वहां के इसमें यहाँ कल्बे जवाद साहब जो है, जो दुनिया का आलिम है, वो नमाज जुमे पढ़ाते हैं। तो जो सुनने में बात आ रही है कि जुमे की नमाज पढ़ने में टिकट लगेगा, तो इस तरह की बातें जो आ रही है, जो मुसलमान के हुकूक को छीना जा रहा है, मैं समझता हूँ इसके लिए भी जिम्मेदार जो मौजूदा हुकूमतें हैं, ये जो पहले हुकूमतें उनकी है। और जो हिंसा की बात हुई है, सर कहाँ पे आपको लग रहा है, आपको कहाँ पे महसूस हो रहा है कि सरकार आपके जो अधिकार हैं उनको छीन रही है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? सरकार तो उल्टा कह रही है कि ये तो मुस्लिम समुदाय के हित में इसका संशोधन किया गया है ताकि गरीब लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। जिस उद्देश्य के साथ वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है वो उद्देश्य नहीं हो रहा था। आप चाहते हैं सर मोहम्मद शोएब जी, आप चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता बनी रहे, आप चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे? देखिए सर होता क्या है, देखिए होता क्या सर, मेरी आवाज है सर? जी जी बोलिए, आवाज आ रही है मेरी सर? बोलिए बोलिए सर। देखिए सर शीतल भाई, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है सर कि तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। आप बताइए, जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, औलाद अपने माँ बाप के लिए सुन रहा है, शागिर्द अपने उस्ताद के लिए सुन रहा है, इस मामले में मुसलमान को पूरे हिंदुस्तान में हर मामले में टारगेट किया जा रहा है, फिर मुसलमान के लिए इतना बड़ा तोहफा लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश पैदा होती है सर। एक सेकंड, गुंजाइश पैदा होती है कि आखिर मेरे लिए कितनी हमदर्दी कैसे आ गई। और ये भी हकीकत है कि वक्फ की जमीनों पर बहुत से बड़े बड़े बिल्डर वगैरह कब्जा करे हुए हैं, ये हकीकत में कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े
इमारतें बनी हैं, लोग किराए पे चल रहे हैं। आम मुसलमान को इसके बारे में पता ही नहीं कि होता क्या है, जो जनरल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी हुकूमत से गुजारिश थी, मरकजी हुकूमत से भी थी और रियासती हुकूमत से भी गुजारिश थी, मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश थी और रियासत के वजीर आज़म योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश थी कि इसमें कम से कम आम आवाम को कॉन्फ्रेंस लिया था। यहाँ पे मुसलमानों को कॉन्फ्रेंस नहीं लिया गया और जितनी विपक्ष पार्टियां थी, आप देखिए, वो तो अगेंस्ट थी। ये अगर विपक्ष अगेंस्ट में होता है तो हम उसको हैरत नहीं मानते, वो करती है। लेकिन आप देखिए, जो मौजूदा हुकूमतों के साथ जो पार्टियां उनके साथ काम कर रही थी, उनमें भी कुछ बड़े बड़े नेता जैसे नीतीश कुमार थे, चंद्रबाबू नायडू थे, वहां बिलाल पासवान के साथजादे थे, वो भी के खिलाफ थे। लेकिन आखिर में उनको क्या समझ में आया कि उन्होंने जो है वक्त मिलके जो है जाके हुकूमत के साथ जाके वोट डाल दिया और फिर बिहार में जाके चिराग पासवान को मुसलमानों को सफाई देना पड़ी कि ऐसा नहीं है, हम आपके साथ हैं। एक नीतीश कुमार के लीडर थे जिन्होंने इस्तीफा दिया 2 दिन पहले, मैंने उनको भी मोहम्मद शोएब जी हमें शायद राजनीति के स्तर को, राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसको देखना चाहिए सर। राजनीति में कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन वक्फ संशोधन बिल का पक्ष ले रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं सर। कौन राजनीति के लिए सब कर रहा है। बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर क्या चल रहा था और इसमें संशोधन करना कितना जरूरी था, इसमें पारदर्शिता लाना कितना जरूरी था सर। कौन इसमें पक्ष ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। शोएब साहब जी, मुझसे कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपसे पूछा था मैंने, थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा, 2 और मेहमान। हाँ सर, जल्दी जवाब दे रहा हूँ सर। देखिए, होता क्या, देखिए होता क्या है सर, देखिए कोई भी मुद्दा होता है, एक शीतल भाई, एक बहुत आम सी बात है कि जो मौजूदा हुकूमत होती है, जो विपक्ष में होता है, विपक्ष का एक काम होता है कि जो भी मौजूदा हुकूमतें काम कर रही हैं उनके खिलाफ उनको रणनीति बनानी होती है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। आपका थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है जी, नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक करते फिर मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अभिषेक अलाउद्दीन जी, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अभिषेक जी, ममता बनर्जी का ये कहना कि हम कानून लागू नहीं करेंगे, ये विरोध भड़कना बंगाल के अंदर, ये सीधा ओपनली जताना कि भाई ये तो केंद्र सरकार ने कानून लाया है, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, यही हमने सीएए के समय भी देखा हुआ था। कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसको मैं इसी तरीके से देखना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो लोग सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से वाकिफ नहीं है या फिर झूठ बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना चाहते हैं। जो कानून भारत की सर्वोच्च पंचायत से पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, और बाद में राष्ट्रपति जिस पे मोहर लगा दे, वो इस देश का कानून बन जाता है, जिसे मानना बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली हर किसी के लिए जरूरी है। पहली बात तो ये। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इसे अपने प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे और नहीं मानेंगे, तो आप देश के लोकतंत्र की हत्या करने वालों में से हैं। बाबा साहब के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप दगा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो दंगे फसाद जो मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा इसके विरोध के नाम पे किए जा रहे हैं, वो उन्हीं प्रदेशों में क्यों हो रहे हैं जहां की सरकारें उनके फेवर की। ममता बनर्जी पूरी तरीके से उनके फेवर की है, तो वहां पे क्यों दंगे कर रहे हैं? मैं चैलेंज दे के कहता हूं मुस्लिम समाज के स्कॉलर्स को भी और बाकी मौलानाओं को भी कि भारत में अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है तो उत्तर प्रदेश में, नंबर वाइज। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर वाइज बात कर रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का आप एक भी दंगा करवा के दिखाइए जिसमें किसी मासूम मुसलमान की क्या चोट लग जाए या 10 पुलिस वाले घायल हो जाए और 3 की हत्या हो जाए, एक भी नहीं करेगा। क्योंकि आप समझिए इस बात को, ये प्रायोजित है, ये वही पार्टियां करवा रही है जिनकी वहां पे सत्ता है। आम मुसलमान के हित में ये कानून है, और जिन लोगों को इस पे शक है, जैसे शोएब भाई ने कहा कि हमें शक है कि बीजेपी के मंसूबों पे हमें एतबार नहीं, तो दीजिए 4-5 साल। मुझे शक नहीं है। अगर 4-5 साल में आपको ऐसा लगता है कि इसका चुनाव का कोई फायदा नहीं हुआ, देखिए मैं आपके बीच में बोला नहीं था शोएब भाई, एक एक करके, बिल्कुल एक भी बार मैं बीच में नहीं बोला। इस डिबेट को सभ्यता के दायरे में रखते हैं, बीच में एक दूसरे को टोकना सभ्यता के विरुद्ध है। मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए,
इस कानून का विरोध केवल वो लोग कर रहे हैं जो इस कानून के ना आने की वजह से अब तक मलाई खा रहे थे। किसी भी मस्जिद को कब्जाने की बात नहीं करी गई, किसी भी क्या कहते हैं दरगाह को कब्जाने की बात नहीं करी गई। बात केवल ये करी गई है कि जो लाखों एकड़ जमीन है वक्फ के पास, इस पूरी दुनिया के किसी भी वक्फ बोर्ड के पास, अगर दुनिया में कहीं वक्फ बोर्ड हैं भी, कुछ मुस्लिम देशों में, सब में तो नहीं है, हमारे पड़ोसी देशों में किसी के पास नहीं है, ना पाकिस्तान के पास, ना बांग्लादेश के पास, हालांकि वो इस्लामिक रिपब्लिक है, वो ठोक के अपने आप को मुस्लिम देश कहते हैं। और हमारा एक सेकुलर देश है जहां पे हमने ये कानून, एक धार्मिक कानून एक विशेष समुदाय को दिया हुआ है। मैं चैलेंज देके ये पूछना चाहता हूं कि भारत में किसी और समुदाय के पास इस तरह का कानून या बोर्ड बनाने की व्यवस्था है क्या? और ये किस बेसिस पे क्लेम है? ये वक्फ का जो क्लेम है, मैं जानना चाहता हूं। वक्फ का अगर संबंध है तो जकात से है। ठीक है, ज़कात का मतलब होता है चैरिटी। बिल्कुल बिल्कुल। वक्फ की एक संपत्ति मेरे को दिखा दीजिए जो चैरिटी का काम कर रही हो, जो बेवा मुस्लिम महिलाओं के जीवन यापन के लिए उन्हें पैसे दे रही हो, जो यतीम बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कोई बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रही हो। ठीक है, यूनानी एक चिकित्सा पद्धति है। मैं जानना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड एक यूनानी रिसर्च सेंटर, एक हॉस्पिटल अपनी प्रॉपर्टी पे चला रहा हो जो प्राइवेट ना हो, वक्फ का हो। ठीक है, ठीक है। तो इस वक्त को मेरे हिसाब से तो खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूँ हल्के में छोड़ दिया। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास, क्योंकि दूसरा पहलू जानना भी जरूरी है। संदीप मिश्रा जी भी इंतजार कर रहे हैं। संदीप जी, दूसरा इसका पहलू जो है वो ये है कि ममता बनर्जी कह रही हैं इसको हम लागू नहीं करने देंगे राज्य के अंदर। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने में कोई खलल पैदा कर सकती है? क्योंकि ये दूसरा पहलू है, ये जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने अगर कोई कानून बना दिया है तो राज्यों को उसे मानना है और राज्यों को उसके हिसाब से सपोर्ट भी करना है। लेकिन बात यह है कि अभी जो घटनाएं हो रही हैं, आप खास करके विरोध के नाम पे जो हिंसा आपने देखा, तो उसमें आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको टारगेट करके हिंसा की जा रही है। तो जिस तरह से हिंसा स्पॉन्सर की गई है, एक तरह से कहें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कहीं न कहीं वह संसद को एक तरह से प्रेशर में डालने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून, जिस तरह से 3 किसान कानून वापस ले लिए गए, उस तरह से वापस ले लिए जाएं। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं, अभी कानून बन चुका है और कानून बनने के साथ ही मैं थोड़ा आपके दर्शकों को बता दूं जिससे कि उनके लिए होमवर्क मिल जाए। होमवर्क इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो बातें मीडिया में चल रही हैं कि भाई मुसलमानों के हक ले लिए गए, अधिकार ले लिए गए, या उनके में गैर हिंदुओं गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है, तो थोड़ा बैठ के गूगल करें कि जो पुराना वक्फ कानून था 1995 का, उसका सेक्शन 9 जो बताता है कि वक्फ परिषद काउंसिल जो बनेगी उसमें कौन कौन से मेंबरान होंगे, उस सेक्शन 9 को अमेंड किया गया है। पिछले में भी कहीं नहीं था कि सभी लोग मुस्लिम होंगे, कहीं नहीं एक भी वर्ड यूज हुआ है ऑल मेंबर्स शुड बी मुस्लिम। इसीलिए सेक्शन 9 में कह रहा हूं कि पिछले 1995 के एक्ट का जिसको अमेंड भी किया गया उसको देखें, और नए का सेक्शन 10 देखें जो 2025 का है। सेक्शन 10 जो है उस 9 को अमेंड करता है। तो कहीं से भी यह नहीं है कि गैर मुस्लिम को जबरदस्ती काउंसिल में जगह दी गई है। ठीक है शर्मा जी, एक बात और छोटी सी मैं ऐड कर दूं, मैं हिंदू हूं तो मंदिरों में जाता रहता हूं, तो देखता हूं मंदिर के लिए एक बॉक्स रखा होता है जिसमें पैसे डालने होते हैं, लेकिन जो पुजारी सामने खड़ा रहता है वो कहता है जी मेरे हाथ में सीधे चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि जो पैसा उस बॉक्स में पड़ेगा वो ट्रस्ट के सामने खुलेगा, उसका हिसाब होगा और उसका किताब होगा। लेकिन जो पंडित जी के हाथ में चला गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, और यही वक्त बनने से दिक्कत हो रही है। जी, ये बहुत ज़रूरी भी है देश के अंदर। अगर तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो उसे देखना भी ज़रूरी है कि उस ज़मीन का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, वो ज़मीन किस उद्देश्य के साथ अपने पास रखी जा रही है। एक और सवाल है संदीप जी, मुस्लिम संगठन या मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं, जो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम धर्म को जानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों की प्रॉपर्टी छीनने का काम किया जा रहा है, मुस्लिमों की मस्जिदें, दरगाहें, वो इससे मुसीबत में आ जाएंगी। क्या, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को, क्या ऐसी कोई चीज़ इसमें लिखी गई है
जिससे मुस्लिम समुदाय की जो मस्जिदें हैं, जो दरगाहें हैं, उस पर कोई खतरा मंडरा सकता है? मैं तो कह रहा हूँ स्कॉलर बैठे हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, अगर कोई सेक्शन है तो यहाँ रीड करें, इंग्लिश में हो हिंदी में हो जो भी है रीड करें, मैं अभी तुरंत इंटरप्रेट करता हूँ। कहीं से भी ऐसा वर्ड प्रयोग नहीं किया गया है जिसके बारे में लोगों को इस तरह का भ्रम जाए कि प्रॉपर्टीज उनकी ले ली जाएंगी। वक्फ बाई यूसेज को मैं थोड़ा डिफाइन कर दे रहा हूँ। वक्फ बाई यूसेज में कहा गया है कि अगर कोई वक्फ पहले से चला आ रहा है, गैर विवादित चला आ रहा है, तो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है नियर फ्यूचर में। कंडीशन सिर्फ ये होनी चाहिए कि वह सरकारी जमीन पे नहीं होना चाहिए, दूसरी बात उसका कोई मुकदमा नहीं चल रहा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही हैं और आपका वक्फ जो है चल रहा है तो उसे कहीं कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए हैं तो आपके लिए तो दिक्कत परेशानी तो है ही। ठीक है सर, ओके। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, आपसे मैं जवाब लूंगा। डॉक्टर अभिषेक अलाउद्दीन जी ने पहले कहा था, उसके बाद संदीप मिश्रा जी ने कहा कि कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय को, या आप जैसे लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम समुदाय को, आप कह रहे हैं कि भाई ये मुस्लिमों को खतरा है, मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को खतरा है, या मुसलमानों को सरकार से खतरा है? CAA जब आया था उस समय भी यही सवाल खड़े हुए थे कि भाई मुसलमानों की जो नागरिकता है वो छीनी जाएगी, उसके बाद मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। हुआ कुछ नहीं सर, चल तो ऐसे ही रहा है जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है। शीतल भाई देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं अभिषेक भाई की बात का जवाब दे दूं। मैं देखिए कभी भी चैनल बैठता हूं, चाहे नेशनल चैनल हो चाहे रीजनल चैनल हो, कोशिश करता हूं कि एक अच्छा पैगाम जाए, क्योंकि हमारी बात को कम से कम लाखों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं, उसका निगेटिव ना जाना चाहिए। अभिषेक भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे माजरत भी चाहता हूँ कि बीच में टोक दिया था, मैं कभी टोकता नहीं हूँ, वो इत्तेफाक ऐसी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे अभिषेक भाई ने कहा कि शक शुबा, ऐसा नहीं है। देखिए मुल्क के संविधान को हर मुसलमान मानता है, सियासी लीडर छोड़कर। सियासी लोग चंद सियासी लोग होते हैं जिनको मंजरेआम पर आने के लिए एक समुदाय का सहारा चाहिए होता है। और शीतल भाई, सन 47 के बाद जब मुल्क आजाद हुआ तब से आज तक सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझा गया और उसको वोट बैंक की राजनीति में लाया गया, और दूसरे खिलाफ करके इक़्तिदार में आने के बाद रोटियां सेकी गई। मैं किसी पार्टी का नाम ले लूंगा। और जैसे कि लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है, तो आप बताइए मुख्तार अब्बास नकवी जो है उसमें भाजपा में क्यों चले गए, शहनवाज साहब क्यों चले गए, रिजवी साहब क्यों चले गए, और आप देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो वर्ल्ड फेमस थे, आप बताइए उनको बीजेपी ने जो है राष्ट्रपति बनाया। तो इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ, ये सब सियासी खेल होते हैं। देखिए कुछ बातें होती है, आपने मोहम्मद शोएब जी एक बहुत बड़ी बात की है कि मुसलमानों को, आपको शीतल भाई एक सवाल कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है, देश के अंदर लंबे समय से इस्तेमाल किया गया है और अभी भी हो रहा है। तो मतलब अब आप सही पॉइंट पर हैं शोएब साहब कि वाकई में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को आगे लगाकर ये तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। जो सरकार ने किया है, जो इसमें संशोधन हुआ है, वो समय के मुताबिक सही है, ये आप मान रहे हैं? हाँ भाई शीतल भाई देखिए 30 सेकंड दिएगा तो होता ना कि अपनी बात मुकम्मल कर ले, क्योंकि होता ना कि जैसे आधा गिलास पानी का भरा है, मैं कह रहा हूँ गिलास आधा खाली है, आप सामने से कह रहे हैं आधा भरा है, दोनों लोग सही है, लेकिन टेंशन क्या है कि लेकिन पानी अगर गिलास के, बिल्कुल सही आप पानी अगर गिलास के बाहर चले जाए तो तब शायद हमें गिलास को सीधा करना चाहिए कि पानी गिलास के बाहर जा रहा है सर, तो ये मेरा अधिकार भी है ना सर इतना? मैंने आधे गिलास की बात जी बोलिए जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए जी जी देखिए सर, होता क्या है, ये बिल्कुल हकीकत है सर। देखिए मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैंने भी सच्चाई का सामना किया, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। देखिए हमारे बुजुर्गों ने जो वक्त की जमीनें दी थी, तो वो हकीकत है, गरीबों की दी थी, मिस्किन के लिए दी थी, बेवाओं के लिए दी थी, यतीमों के लिए दी थी, वक्त आने पर इनकी करी जा। और ये हकीकत है, लखनऊ में भी कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है कि जहाँ किसी मासूम की पढ़ाई के पैसे दिए जा रहे हों या किसी बेटी की शादी हो 10-20 हजार मांगने जाए, फॉर्म मिल जाए, रिश्वत चढ़ जाए, इनको दिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है। होता नहीं है सर कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के साथ, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो वक्त में वो तरह की जमीनों पे जो पैसे या जमीन रहता ना, सेकंड उस पर काम नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है सर कि इसमें कम से कम जिस गवर्नमेंट दावे कर रही, सर एक सेकंड वही बात मुकम्मल हो जाए, जो हुकूमतें दावा कर रही है कि हम वो काम गरीबों में करेंगे जिनके हक नहीं में उनको मिलेंगे, ठीक है, इस पे जो है आम आवाम में एक ये चीज है कि ऐसा ना हो कि वक्त आने पे ना मिले। और मेरी गुजारिश रहेगी
कि इस तरह की हिंसा ना करें। मैं हिंसा के खिलाफ हूं। देखिए हिंसा जो कर रहा है या जो करवा रहा है बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हिंसा अपनी तहजीब हिंसा संविधान नहीं चलता, होनी चाहिए संविधान को जी। किसी को अपने हाथ में लेने ठीक की है जरूरत सर, नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक जी, थोड़ा जल्दी जवाब चाहूंगा। जिस तरह से अभी कुछ खास बातें कही मोहम्मद शोएब जी ने कि तुष्टीकरण किया जा रहा है, मुस्लिमों को इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष की पूरी में बात की जाए, विपक्ष में जो भी दल आते हैं, चाहे वो फिर शिवसेना हो या एनसीपी हो, वो शिवसेना हो जो बाला साहेब ठाकरे की एक छवि उसमें है, उनका बेटा इस शिवसेना को चला रहा है, लेकिन जब वक्फ संशोधन बिल की बात आई तो तब उन्होंने भी विरोध किया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में मुसलमानों को, या फिर ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये पोलराइजेशन भारत में अभी भी हो रहा है? क्योंकि ये मामला पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये मामला तो किसी धर्म से जुड़ा है और उसमें हो रही जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर, पारदर्शिता को लेकर है, लेकिन किसी ने समर्थन नहीं किया। देखिए, जितने भी राजनीतिक दलों का शीतल भाई आपने नाम लिया, ये सभी जो है मुस्लिमों की कहीं ना कहीं वोट से अपने सत्ता को जब जब समय मिला है बनाए हुए, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये सभी मुस्लिम वोटों के ऊपर है जी। परंतु मैं ये जानना चाहता हूं, आज तक इन्होंने मुस्लिमों की दुर्दशा को सही करने के लिए किया क्या जी? जो मुसलमान 47 के समय जब देश आजाद हुआ लगभग 30% पढ़ा लिखा हुआ था, ठीक है, मुस्लिम जनसंख्या, वो आज 3% पे पहुंच गई है। ओके। क्या इसके लिए वही लोग जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने मुस्लिमों के वोट बैंक से राजनीति करी? बिल्कुल। मैं ये समझ रहा हूं कि अगले 4 साल में ये जो मुसलमानों को बेवकूफ ये समझते हैं, जमींदारी उन्मूलन कानून के आने के बाद जिस तरीके से गरीब हिंदुओं के बीच में जमीनें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी और धीरे धीरे गरीब हिंदू भी ग्रो कर गया था, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये कानून से अगले 4 साल में आप देखिएगा कि गरीब मुसलमान जब पढ़ेगा लिखेगा और उसके पास पैसा आएगा तो वो समझ जाएगा कि ये लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। ठीक है सर, ये विरोध की राजनीति केवल इस वजह से। ओके सर, संदीप जी कंक्लूड कीजिएगा सर 20 सेकंड में, थोड़ा समय कम है। कि हिंसा करने से आप मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। जिस तरह कलकत्ता के मामले में जब रेप वाले मामले में हिंसा हुई तो सारा ध्यान लोगों को जो मार पिटाई हुई, जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, उस पर चला गया। तो अगर आपको वक्फ का विरोध करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करिए, लेकिन कहीं से भी अगर पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप शायद मूल मुद्दे का नुकसान करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक जी, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, संदीप मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुमूल्य समय दिया और इस खास विषय पर चर्चा की। फिलहाल वक्त पर बवाल देखने को मिल रहा है और पूरा जो बंगाल है वो इस वक्त आग की चपेट में है, क्योंकि बंगाल के कई क्षेत्रों में हिंसा हो रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस हिंसा को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वक्फ कानून पर विरोध करना कितना उचित है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की मोहर इस कानून पर लग चुकी है, यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता सरकार या ममता बनर्जी खुलकर कह रही हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इसे लागू नहीं होने देंगे। लेकिन संवैधानिक रूप से ममता बनर्जी इस वक्फ कानून को रोकने से बिल्कुल भी आगे नहीं आ सकती, वो इसको रोक नहीं सकती और वही कुछ चीजें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कही। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कल फिर इसी समय एक नया विषय लेकर आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।